जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। अब हम श्लोकों से हटकर वापस योग में आ जाते हैं। हमारे पास थे पहले हमने चंद्रमा से बनने वाले योग देखे, फिर पांचों ग्रहों से बनने वाले योग देखे, उसके बाद है सूर्य से बनने वाले योग। इसमें आते हैं शुभवेशी, शुभवासी और उभयचरी। शुभवेशी, शुभवासी और उभयचरी। शुभवेशी मतलब सूर्य जहाँ विराजित हो या जिस भाव में विराजित हो उसके द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो और द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो उसे शुभवेशी कहते हैं। सामान्य भाषा में सूर्य जहाँ विराजित हो उसके द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो और या उसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह हो, लेकिन द्वादश भाव में या उसके पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो उसे कहते हैं शुभवेशी योग। अगला है आपका शुभवासी। अगला आपका है शुभवासी। शुभवासी मतलब वही सूर्य जहां विराजित हो उसके द्वादश भाव में कोई ग्रह हो और द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो, या सूर्य जहां विराजित हो उसके पीछे वाले भाव में कोई ग्रह विराजित हो लेकिन उसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह ना हो तो उसे शुभवासी योग कहते हैं। तीसरा है उभयचरी। सूर्य जहां विराजित हो उसके आगे पीछे वाले भाव में कोई ग्रह विराजित हो या द्वितीय भाव या द्वादश भाव में कोई ग्रह विराजित हो तो उसे उभयचरी योग कहते हैं। जैसे चंद्रमा से बनने में सूर्य और राहु केतु को छोड़ा था, वैसे ही इन तीनों योग में चंद्रमा और राहु केतु को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब सूर्य के बाद अगर चंद्रमा है भी सही तो उसे ग्रह उसको नहीं मान्य किया जाएगा। मैं एक बार इसको ऐसे समझा देती हूँ। जैसे यहाँ मान लो सूर्य विराजित है और यहाँ चंद्रमा विराजित है तो ये शुभवासी योग नहीं बनेगा। ये शुभवासी योग नहीं बनेगा क्योंकि शुभवासी की क्या परिभाषा थी? सूर्य जहां विराजित है उसके द्वादश भाव में कोई भी ग्रह, तो चंद्रमा नहीं। चंद्रमा हो भी तो भी कोई बात नहीं, चंद्रमा रहेगा तो इसे नहीं गिना जाएगा। अगर यहाँ शुक्र रहा तो मान्य कर लिया जाएगा, मंगल रहा, गुरु रहा, बुध रहा, शनि रहा तो मान्य कर लिया जाएगा। तो ये चंद्रमा और राहु केतु को हमें छोड़ना है। अब इसे समझ लीजिए। शुभवेशी, सूर्य हमारा यहाँ विराजित है, उसके द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो। हमने यहाँ विराजित कर दिया शुक्र, उसके द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो लेकिन द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो शुभवेशी योग होता है। अब मैंने आगे भी बोला था, अभी भी बता रही हूँ, जब भी कोई योग होता है तो वह योग उस जिससे बनता है उसकी प्लेस को ध्यान में रखकर ही वह प्रॉफिट करेगा। यहाँ कैसी प्लेस है इसकी? सूर्य कहाँ का मालिक है? द्वितीय भाव का मालिक है और द्वितीय भाव का मालिक होकर कहाँ विराजित है? भाग्य में विराजित है। अब ये यहाँ आपने आगे के श्लोक में लग्नाद्वय द्वितीयेषु परेशान सहचर्यतः वो वाला श्लोक पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि लग्न से द्वितीय भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा मालिक बनते हैं तो वे जहाँ विराजित होते हैं उसके अनुसार वे फल देते हैं। तो ये कहाँ विराजित है? भाग्य में विराजित है तो भाग्य के अनुसार, मतलब यहाँ ये पावरफुल है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ विराजित हो जाता और इसका द्वितीय भाव यहाँ पर मान लो बुध विराजित होता तो ये इससे जहां ये विराजित था उससे कम पावरफुल होगा, क्योंकि सूर्य की प्लेस के अनुसार उसकी प्लेसमेंट का, सूर्य जहां जिस भाव का मालिक है वह कहाँ बैठा है उसके अनुसार अगर यहाँ के मालिक बनते हैं तो वैसा वे फल करते हैं। तो यहाँ ये पावरफुल था, यहाँ ये कम पावरफुल है। उसी प्रकार है शुभवासी। क्या कहा गया है शुभवासी के लिए? कि सूर्य जहां विराजित हो, सूर्य जहां विराजित हो और उसके
द्वादश भाव में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा राहु केतु को छोड़ना है। चंद्रमा राहु केतु अगर होंगे भी सही तो वह योग नहीं होगा। यहाँ बिठा दिया हमने फिर बुध, तो इसके द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। ये हुआ आपका शुभवासी योग। अब है उभयचरी, सूर्य जहां विराजित है और ये हो गए आपके दोनों भाव में ग्रह है, उसके आगे और पीछे, तो ये हुआ आपका उभयचरी। अब ये जैसे कुंडली में इसकी प्लेस होगी उसके अनुसार ये योग हैं। और अगर इनकी प्लेस अशुभ भाव की मालिक है, अशुभ बैठा है, जैसे नीच का होकर सूर्य बैठ जाए और उसके आगे पीछे कोई ग्रह बनाता है और जो ग्रह से वह योग बन रहा है वह भी अशुभ भाव का मालिक है, तो वह योग दोष में बदल जाता है। तो ये थे आपके सूर्य से बनने वाले योग, शुभवेशी, शुभवासी और उभयचरी। जय जिनेंद्र।